हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, अपने प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में अपने कुछ डिस्कस करे थे क्वेश्चन ट्रैकेस्टोमी से संबंधित। तो आज जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं उनको भी आज अपन इसमें टॉपिक में क्लियर करेंगे। उसके अलावा एक नए टॉपिक पे भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन टू प्रिवेंट अर्दमिया ड्यूरिंग सक्शनिंग। क्या पूछ रहा है? इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, किसके लिए? अर्दमिया को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन ए, इनिशिएट द सक्शन ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ कैथेटर। ऑप्शन बी, सक्शन अवॉइड मोर देन 15 सेकेंड। ऑप्शन सी, हाइपर वेंटिलेट बिफोर सक्शनिंग। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो कल अपने बार डिस्कस करी थी 10 to 15 सेकेंड का सक्शनिंग होता है। इसको कब तक कर सकते हैं? और मोर देन 20 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन तो। ठीक है, हाइपर वेंटिलेट बिफोर सक्शनिंग। हाइपर वेंटिलेट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ड्यूरिंग सक्शनिंग, बिफोर सक्शनिंग नहीं पूछ रहा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि सक्शनिंग से पहले उसको हाइपर वेंटिलेट करते हैं। ठीक है, फिर ऑल ऑफ दी अबव, जब ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? इनिशिएट द सक्शनिंग ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ कैथेटर। इसका मतलब क्या है? एक पेशेंट है जिसको ट्रैकेस्टोमी डली हुई है, उसको सक्शनिंग करने जा रहे हैं कैथेटर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब कैथेटर को इंसर्ट करेंगे उस टाइम पे यहाँ से जो यांगोर सक्शन नोजल है जिससे ये कनेक्ट है कैथेटर, यहाँ से इसको क्लैम्प कर लेंगे और इसको डाल देंगे ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के अंदर। ठीक है, कहाँ तक डालेंगे? जहाँ तक रेजिस्टेंट मिले वहाँ तक, पहली प्रायोरिटी। उसके बाद क्या करेंगे? जब इसको सक्शनिंग कैथेटर को निकालेंगे बाहर की तरफ, तब क्या करेंगे? तब इनिशिएट करेंगे किसको? सक्शनिंग को। दैट मीन कि यहाँ से क्लैम्प को हटा देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? इससे होगा प्रिवेंट अर्दमिया ड्यूरिंग द सक्शनिंग। ठीक है, ये डालेंगे तो कोई इरिटेशन नहीं होगा पेशेंट को, और निकालने के टाइम पे इसको सक्शनिंग इनिशिएट करेंगे तो ये अर्दमिया से प्रिवेंट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? इनिशिएट द सक्शनिंग ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ कैथेटर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If nurse observe patient have coughing, restlessness, arrhythmia or any complication during suctioning, what is the priority nursing action for nursing officer? ठीक है, ऑप्शन ए, withdraw the catheter. ऑप्शन बी, stop the procedure. ऑप्शन सी, hyperventilate. ऑप्शन डी, all of the above. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा all of the above. ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि पहली प्रायोरिटी पे क्या आ जाएगा? स्टॉप द प्रोसीजर। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पेशेंट को अर्दमिया हो रहा है, कफिंग हो रही है, तो सबसे पहले क्या करेगी? स्टॉप द प्रोसीजर। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी पे क्या होगा? स्टॉप कर दिया, अब विड्रॉल कर लो किसको? कैथेटर को। ठीक है, विड्रॉल कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट। ठीक है, उसके बाद करेंगे हाइपर वेंटिलेट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डीकैनुलेशन? डीकैनुलेशन क्या है? ऑप्शन ए, रिमूव कैनुला। ऑप्शन बी, रिमूव एनजी ट्यूब। ऑप्शन सी, रिमूव ट्रैकेस्टोमी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रिमूवल ऑफ ट्रैकेस्टोमी। रिमूवल ऑफ ट्रैकेस्टोमी, also known as डीकैनुलेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ट्रैकेस्टोमी। राइट आंसर क्या होगा? रिमूवल ऑफ ट्रैकेस्टोमी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिलेड कॉम्प्लिकेशन मे बी प्रेजेंट आफ्टर 72 आवर्स ऑफ ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर। डिलेड कॉम्प्लिकेशन मे बी प्रेजेंट आफ्टर 72 आवर्स। कौन कौन सी डिलेड कॉम्प्लिकेशन है जो ट्रैकेस्टोमी के 72 आवर्स के बाद प्रेजेंट हो जाती हैं? ऑप्शन ए, ट्रैकियो मलेशिया।
ऑप्शन बी ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टूला, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। चलिए तो पहले अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, अर्ली कॉम्प्लिकेशन कौन से होते हैं। ये क्या पूछा, डिलेड। अपन देखते हैं पहले अर्ली कॉम्प्लिकेशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन, अर्ली कॉम्प्लिकेशन, अर्ली कॉम्प्लिकेशन कब होते हैं। पहले तो ड्यूरेशन उसका देखा जाए तो 24 से 72 आवर्स, और इसी को क्या बोलते हैं, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। या तो प्रोसीजर करने के दौरान या फिर प्रोसीजर होने के 24 से 72 आवर्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं अर्ली कॉम्प्लिकेशन या इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है सबसे पहले कहाँ पर डालते हैं, ट्रैकेस्टोमी, ट्रैकिया में, तो क्या हो सकता है, लैरेंजियल नर्व इंजरी हो सकती है, ये कब इमीडिएट हो जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी। और क्या हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, अर्ली में आएगा ये, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा एग्जाम्पल है जो अर्ली के अंदर नहीं आता, तो लैरेंजियल नर्व इंजरी और न्यूमोथोरैक्स ये किस में आते हैं, अर्ली में आते हैं, ठीक है। और थर्ड पे आ जाएगा ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इमीडिएट हो जाएगी अगर होगी तो, अगर पेशेंट का INR डीएनएस्ड है तो ब्लीडिंग इमीडिएट भी हो सकती है। तो ये किस में आ जाएंगे, ये अर्ली में आ जाएंगे, 72 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। 24 आवर्स से ज़्यादा और 72 के अंदर, या इमीडिएट या उसी टाइम पे प्रोसीजर के दौरान, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन डिलेड कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये पूछ रहा है डिलेड, तो डिलेड में कौन कौन से होते हैं, डिलेड कॉम्प्लिकेशन ना, डिलेड कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं। डिलेड में सबसे पहले होता है कौन सा, ट्रैकियोमलेशिया, ये मलेशिया घूमने वाला नहीं है, ट्रैकियोमलेशिया। ट्रैकियोमलेशिया क्या होता है, ट्रैकियोमलेशिया होता है सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रैकिया। सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, ट्रैकियोमलेशिया, ठीक है। इसका कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है एक्सेसिव एंड लॉन्ग टाइम, एक्सेसिव एंड लॉन्ग टाइम प्रेशर ऑन कफ, प्रेशर ऑफ कफ ऑन द ट्रैकिया। एक पेशेंट है जिसको पता चला कि 10 दिन से उसको ट्रैकेस्टोमी पड़ी हुई है, ठीक है, 72 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं ऑलरेडी, क्योंकि डिलेड में 72 आवर्स वाले आते हैं, ठीक है। ट्रैकेस्टोमी पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब ट्रैकेस्टोमी डालते हैं उसके अंदर जब एयर इन्फ्लेट करते हैं, जैसे ये ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है, ये ट्रैकेस्टोमी ये ओपनिंग हो गई और यहाँ पे ये ट्रैकेस्टोमी ट्यूब अंदर डल गई, तो यहाँ पे एक बलून होता है, बलून जैसा, इसको इन्फ्लेट किया जाता है, यहाँ पे एक रिजर्वायर जैसा होता है, यहाँ से इन्फ्लेट की जाती है एयर, तो ये बलून फूल जाता है। अब ये बलून क्या करता है, ये बलून ट्रैकिया को एयर लीक होने से बचाता है और इस पर प्रेशर बनाए रखता है, उसको रिमूव होने से भी बचाता है। तो जब ये जो चीज़ है ये लगातार अगर प्रेशर ट्रैकिया पर बनाए रखेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये धीरे 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 यहाँ पे एक अल्सर जैसा बना लेगी। तो ये जो चीज़ है यहाँ धीरे धीरे यहाँ की पस जैसा पड़ने लगेगा, तो ये ख़राब होने लगेगी, तो ये सॉफ्टिंग आ जाएगी यहाँ पे, है ना। जो टाइट हो रखा था एयर लीक को प्रिवेंट करने के लिए, अब यहाँ पर सॉफ्टनिंग होने लग जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियोमलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रैकिया। एक्सेसिव एंड लॉन्ग टाइम प्रेशर ऑफ कफ ऑन द ट्रैकिया। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसमें ट्रैकियोमलेशिया, समझ में आ गया, ट्रैकियोमलेशिया क्या होता है। दूसरा होता है इसमें दूसरा होता है ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टूला, ये भी किस में आता है, ये भी आता है डिलेड में। ये क्या होता है,
अब नॉर्मल ओपनिंग कहाँ, बिटवीन ट्रेकिया एंड ईसोफेगस, जैसे नाम से पता चल रहा है, ट्रेकिया एंड ईसोफेगस। ठीक है, अब नॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ट्रेकिया एंड ईसोफेगस, ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। अब नॉर्मल ओपनिंग हो गई है ट्रेकिया के बीच में और ईसोफेगस के बीच में, दैट इज कॉल्ड ट्रेसियो ईसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, ये किस में आएगा, डिलेड कॉम्प्लिकेशन में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिलेड कॉम्प्लिकेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन बी ईसोफेजियल फिस्टुला भी आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ ए और बी, बोथ इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंडिकेशन ऑफ पैरासिंथेसिस। क्या पूछ रहा है, पैरासिंथेसिस के इंडिकेशन पूछ रहा है। ऑप्शन ए लीवर कैंसर, ऑप्शन बी एब्डोमिनल कैंसर, ऑप्शन सी कार्डियक प्रॉब्लम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। पैरासिंथेसिस क्या होता है, अगर कोई पेशेंट है जिसकी पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में क्या हो गया है, फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो इस फ्लूइड को निकालने के लिए क्या करते हैं, पैरासिंथेसिस। ठीक है, तो ये लिवर कैंसर में भी हो सकता है क्योंकि वो भी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आता है, एब्डोमिनल कैंसर हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। और एक होता है असाइटिस, असाइटिस में भी पैरासिंथेसिस होता है। तो इंडिकेशन पूछा जाए कि क्या क्या इंडिकेशन होता है, लीवर कैंसर होता है, एब्डोमिनल कैंसर होता है, कार्डियक प्रॉब्लम होती है और असाइटिस। इन चारों चीज़ों में ये इसके इंडिकेशन है, किसके, पैरासिंथेसिस के। ठीक है, अब पैरासिंथेसिस से अगर पूछा जाता है तो पैरासिंथेसिस में, इसमें देखते हैं पैरासिंथेसिस में ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर बिफोर प्रोसीजर। अगर पूछे कि एक पेशेंट है जिसको पैरासिंथेसिस होने जा रहा है तो उसके लिए नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो पहले देखेगी कि उसका एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें एक नोट डालो, इसमें एक नोट डाल लो, इफ patient is suspected for do not empty bladder, या तो पेशेंट को खुद को ही डाउट है कि उसका यूरिनरी ब्लैडर क्लियर नहीं हुआ है, अभी पूरा यूरिन नहीं निकला है, या फिर नर्स ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ है, देन क्या करेंगे, देन सिंगल ल्यूमन, इसको क्या बोलते हैं, इसको K90 भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगल ल्यूमन कैथेटर इज यूज्ड फॉर एम्प्टिंग ब्लैडर। ठीक है, इसके ब्लैडर को क्लीन करवाने के लिए सिंगल ह्यूमन कैथेटर यूज करते हैं, जिसको K90 भी बोलते हैं। ठीक है, MK90। ठीक, तो ये नर्सिंग एक्शन हो जाएगा एक तरह से, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है बिफोर प्रोसीजर। चलिए, इसी में अगर पूछा जाए आपसे, इसमें अगर पूछा जाए कि इसके लिए कौन से साइज की निडल यूज होती है, निडल,
निडल पैरासेंटेसिस के लिए, इसके लिए होती है 16 से 22 गॉज की। एवरेज पूछा जाए तो 18 गॉज की। ठीक है, निडल कौन सी यूज होती है। अगर पूछा जाए आपसे पोजीशन, पोजीशन फॉर पैरासेंटेसिस, तो पोजीशन कौन सी होगी, सेमी फाउलर या फिर सेमी फाउलर या फिर फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर या फिर फाउलर पोजीशन। अब पूछे क्यों, तो क्या होगा, पेशेंट है, बेड पर लेटा हुआ है, इसको थोड़ा प्रॉप अप करेंगे, सेमी फाउलर या फाउलर, इससे क्या होगा, यहाँ से जो ड्रेन निकल रहा है इसका, तो ये जो फ्लूइड निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, मेंटेन ग्रेविटी, इसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड बाहर आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर पूछा जाए तो सेमी फाउलर या फिर फाउलर पोजीशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बेस्ट पॉसिबल पोजीशन फॉर पैरासेंटेसिस प्रोसीजर। क्या पूछ रहा है, बेस्ट पॉसिबल पोजीशन। ऑप्शन ए लेटरल पोजीशन, ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर इसका देखा जाए कि इसका साइट सिलेक्शन कहाँ होता है पैरासेंटेसिस के लिए, साइट सिलेक्शन इस पर डिस्कस करते हैं। साइट सिलेक्शन फॉर पैरासेंटेसिस। ठीक है, तो इसका करते हैं 1 to 2 इंच बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट पर ये हो गया, सेकंड पर मिड लाइन या फिर मिड लाइन बिटवीन अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस। ठीक है, या फिर 2 to 3 फिंगर बिलो द अम्बिलिकस। अगर इन तीनों में पूछा जाए तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। कौन कौन सी, एक बताई थी अपन ने 1 to 2 इंच बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, दूसरा बताया था मिड लाइन बिटवीन अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, और थर्ड बताया था अपन ने 2 to 3 फिंगर बिलो द अम्बिलिकस। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा 2 to 3 फिंगर बिलो द अम्बिलिकस, या फिर 2 to 3 फिंगर्स विथ अम्बिलिकस टू एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, या फिर इसको क्लीन करते हैं पहले, और कहाँ पे, और 2 by 3 फिंगर along with umbilicus to anterior superior iliac spine।
इलेग स्पाइन, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसीजर करने जा रहे हैं एक तरह से। ये मान लो अपन ने क्या बता दिया, निडल का साइज बता दिया, 16 से 22 गेज का होता है, एवरेज अगर पूछा जाए तो 18 का, ठीक है। सबसे पहले एम्प्टी करवाएंगे यूरिनरी ब्लैडर को। अगर यूरिनरी ब्लैडर से पेशेंट को लग रहा है कि क्लियर नहीं हुआ है अभी, तो या फिर नर्स ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके लिए फिर MK-19 या सिंगल ह्यूमन कैथेटर बोल सकते हो उसको डाल के, और उसका यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालेंगे पहले, क्योंकि ब्लैडर के पंक्चर होने के भी चांसेस होंगे अगर डिस्टेंडेड होगा तो, ठीक है। तो वो कर लिया। उसके बाद क्या कर लिया अपने, साइड सिलेक्शन कर लिया। साइड सिलेक्शन करने के बाद फिर क्या करेंगे, पेशेंट की साइड को, जिस साइड अपन पंचर करने वाले हैं उस साइड को क्लीन कर लेंगे। वहाँ पे फिर क्लीन करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर देंगे लोकल एनेस्थेसिया, जिसको लॉक्स 2% बोलते हैं, लॉक्स 2%, ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया, ठीक है, ये लोकल में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे निडल को इंसर्ट, ठीक है। अपन ने देख लिया कहाँ पे प्रिक करना है, निडल को इंसर्ट कर दिया। निडल को इंसर्ट किस में करेंगे, जेट टेक्निक में, ठीक है, जेट टेक्निक में करके, और उसको पंचर कर दिया। पंचर करने के बाद उसमें फ्लूइड आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उससे कनेक्ट कर देंगे किसको, IV सेट को। IV सेट को कनेक्ट कर करके, और नीचे जो कंटेनर रख रखा है उसमें अपन उसको ड्रेन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रोसीजर, कैसे क्या करना है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अमाउंट ऑफ फ्लूइड कैन रिमूव वंस ए टाइम ड्यूरिंग पैरासेंटेसिस। क्या पूछ रहा है, अगर पेशेंट को पैरासेंटेसिस किया है तो कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक टाइम में निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए 3000 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन डी 2000 ml, ऑप्शन डी 1000 ml। इसका एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होगा, 2 लीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कितना निकालेंगे एक बार में, तो 2000 ml, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अगर लग रहा है आपको कि पेशेंट का असाइटिस है या उसको फ्लूइड ज़्यादा है, तो उस टाइम में क्या करेंगे, एक बार में 2000 ही निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिपीट टू द प्रोसीजर 8 overly if large क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लूइड है तो उसको फिर 8 overly इस प्रोसीजर को वापस से, सेम प्रोसीजर वापस से फॉलो होगा, रिपीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, ये फ्लूइड निकाल लिए, उसके बाद कर देंगे पेशेंट की ड्रेसिंग, ठीक है, उस साइड पर ड्रेसिंग कर देंगे, और दोबारा से उसी प्रोसीजर को रिपीट करने के लिए ना निडल भी दोबारा से ही प्रिक किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करते हैं, 8 overly रिपीट करेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द ऑब्जर्व बाय नर्स टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ पैरासेंटेसिस। एक नर्स है, पैरासेंटेसिस पेशेंट का क्या हो गया है कंप्लीट। अब उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। ऑप्शन ए एब्डोमिनल गर्थ कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, पेशेंट रिलीफ फ्रॉम डिस्निया। ऑप्शन सी एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाएगा। ऑप्शन डी पेशेंट बिकम कंफर्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पेशेंट रिलीफ फ्रॉम डिस्निया। इसकी प्रायोरिटीज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे। दूसरे पे क्या होगा, ये होगा पहले, ये भी कम हो जाएगी, ये सेकंड प्रायोरिटी है। एब्डोमिनल गर्थ भी उसकी कम हो गई, ठीक है। चलिए अब अगर इसका पूछा जाए पैरासेंटेसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है। एक पेशेंट है जिसको पैरासेंटेसिस हुआ है, तो उसको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑप्शन 1 पे आएगा, या मोस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। ये क्वेश्चन फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्या होगा, पेरिटोनाइटिस,
पेरिटोनाइसिस, ठीक है। दूसरा ब्लीडिंग, ठीक है। और तीसरा हाइपोटेंशन। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है पेरिटोनाइटिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द ऑब्जर्व बाय नर्स व्हेन एक्सीडेंटली मोर देन 3 लीटर फ्लूइड रिमूव ड्यूरिंग पैरासेंटेसिस। अपन ने क्या बताया था, 2 लीटर मैक्सिमम, बाय मिस्टेक कितना हो गया, 3 लीटर। तो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, ऑप्शन ए वेस्कुलर एडिमा, ऑप्शन बी वेस्कुलर कोलैप्स, ऑप्शन सी ब्लीडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वेस्कुलर कोलैप्स। वेस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा पेशेंट का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया है कई बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मोस्ट कॉमन यूरिन सैंपल कलेक्शन मेथड यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्या पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन कौन सा यूरिन सैंपल कलेक्शन मेथड, मोस्ट कॉमन। ऑप्शन ए मेडिस्ट्रीम मेथड, ऑप्शन बी सुप्राप्यूबिक मेथड, ऑप्शन सी रैंडम सैंपल कलेक्शन, ऑप्शन डी टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन। मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होता है वो होता है रैंडम सैंपल कलेक्शन। इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, क्योंकि आप डॉक्टर को कभी भी दिखाने जाओ वो क्या लिखता है, यूरिन आरएम, और यूरिन आरएम के लिए वो कोई खास एडवाइस करता नहीं है, आप टॉयलेट जाइए सैंपल लेके आ जाइए। तो जनरली जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो यूरिन सैंपल कलेक्शन में रैंडम सैंपल कलेक्शन होता है, क्योंकि पेशेंट कभी भी दिखाने चला जाता है, ठीक है, और वो सैंपल कभी भी लिया जाता है, तो उसको क्या होता है, रैंडम। तो राइट आंसर क्या होगा, रैंडम सैंपल कलेक्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग 24 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्शन, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है ड्यूरिंग 24 आवर्स। एक पेशेंट है जिसको बोला गया है कि आपको 24 आवर्स का यूरिन सैंपल कलेक्ट करके रखना है, 24 आवर्स के लिए कलेक्ट करना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, स्टोर करने के लिए ना। तो इसमें ऑप्शन दिया स्टोर सैंपल कलेक्शन एट 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी स्टोर द सैंपल कलेक्शन 20 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी स्टोर द सैंपल कलेक्शन एट 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी स्टोर द सैंपल कलेक्शन 4 डिग्री सेल्सियस। तो 24 आवर्स के लिए अगर ड्यूरेशन का पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टोर सैंपल कलेक्शन एट 4 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर क्या होगा, स्टोर द सैंपल कलेक्शन एट 4 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। कब, जब ड्यूरिंग 24 आवर्स यूरिन का कलेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच वन यूरिन सैंपल कलेक्शन मेथड इज द लीस्ट कंटामिनेशन स्टेराइल सैंपल कलेक्शन। कौन सा सैंपल कलेक्शन है जो लीस्ट कंटामिनेटेड होता है और उसको स्टेराइल सैंपल भी बोल सकते हैं, वो कौन सा है। चलिए ऑप्शन ए मिडस्ट्रीम मेथड, ऑप्शन बी रैंडम सैंपल कलेक्शन मेथड, ऑप्शन सी सुप्राप्यूबिक मेथड, ऑप्शन डी कैथेटर मेथड। ये क्या पूछ रहा है, लीस्ट कंटामिनेशन, जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, वो कौन सा कलेक्शन है सैंपल का। तो मिडस्ट्रीम नहीं है, क्यों कि इसको अटेंडेंट खुद या पेशेंट खुद कलेक्ट कर रहा है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा रैंडम सैंपल कलेक्शन, पेशेंट कभी भी दे रहा है सैंपल को, ठीक है। तीसरा सुप्राप्यूबिक मेथड, और ऑप्शन डी कैथेटर। कैथेटर के थ्रू आ रहा है। अब कैथेटर आज भी डला हो सकता है, कैथेटर 15 दिन पुराना भी हो सकता है, बैग आज का लगा हुआ हो सकता है, 15 दिन पुराना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा सुप्राप्यूबिक मेथड इज द लीस्ट कंटामिनेशन और स्टेराइल सैंपल कलेक्शन, ठीक है। सुप्राप्यूबिक, अगर कोई पूछे
दूसरा, तो दूसरे में फिर आ जाएगा कैथेटर। क्यों? कि कैथेटर हो सकता है नया भी हो। तो पहली प्रायोरिटी पे क्या है? सुप्राप्यूबिक मेथड, और दूसरे पे है कैथेटर मेथड। ठीक है, अगर पूछा जाए तो अगर ऑप्शन में दोनों हों तो पहले अपन को क्या करना है? सुप्राप्यूबिक मेथड इज द लीस्ट कंटामिनेशन स्टाइल सैंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिजर्वेटिव एजेंट फॉर यूरिन सैंपल कलेक्शन। यूरिन सैंपल कलेक्शन के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव एजेंट यूज किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी बोरिक एसिड 1 to 2%, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। प्रिजर्वेटिव एजेंट पूछ रहा है किसके लिए? यूरिन के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड फर्स्ट प्रायोरिटी, कॉमनेस्ट एजेंट, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। और सेकंड पे आएगा एसिटिक एसिड, थर्ड प्रायोरिटी आएगा HCl। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसमें एक नोट डाल लो, फॉर्मेलिन इज नॉट यूज एज यूरिन प्रिजर्वेटिव। ठीक है, अब कैथेटर के कुछ इंपॉर्टेंट की देख लेते हैं अपन। खाली स्लाइड कहाँ है? हाँ जी, कैथेटर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर अपन देख लेते हैं। कैथेटर कितने तरह के होते हैं? एक तो होता है कॉन्डम कैथेटर, ठीक है, और दूसरा होता है कौन सा? इनवेलिंग कैथेटर या फिर फॉलिस कैथेटर। ठीक है, कॉन्डम कैथेटर या फिर फॉलिस कैथेटर। यूज इन चाइल्ड जनरली, है ना, चाइल्ड, न्यूनेट या फिर इसको ओल्ड एज में भी यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्डम कैथेटर, इसको टेक्सास कैथेटर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये ओल्ड एज पेशेंट में भी जिनको ट्रेवलिंग हो रही है या फिर यूरिन पास कर देते हैं, कौन सेमी कॉन्शियस हैं, उनमें भी इसको जनरली यूज किया जाता है। और जो फॉलिस कैथेटर है उसका इंडिकेशन क्या होता है? इसका इंडिकेशन होता है अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, या फिर कोई पेशेंट है जिसको स्पाइनल इंजरी है, ठीक है, या फिर बेड रिटर्न पेशेंट है, ठीक है, या फिर सेंसेशन नहीं है, लैक ऑफ सेंसेशन, ठीक है, या फिर कोई पेशेंट है, अगर पेशेंट है कोई फीमेल पेशेंट है, उसका सैंपल कलेक्शन लेना है तो उसको फॉलिस कैथेटराइजेशन करके अगर लेना है तो कब? जब मेंस्ट्रुअल फेज में है, ठीक है, तब भी उसको फॉलिस कैथेटर डाल के उसका सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है यूरिन कल्चर के लिए कौन सा सैंपल यूज किया जाता है, कौन सा मेथड यूज किया जाता है? यूरिन कल्चर अगर पेशेंट का देना है, यूरिन कल्चर देना है तो उसके लिए कौन सा सैंपल कलेक्शन मेथड यूज किया जाता है? यूरिन कल्चर के लिए यूरिन कल्चर के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? मिड
मिड स्ट्रीम मेथड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मिड स्ट्रीम में क्या होता है, फर्स्ट का जो यूरिन है उसको विड्रॉल कर दो, बीच वाले को कलेक्ट कर लो और लास्ट वाले को भी विड्रॉल कर दो, उसको बोलते हैं मिड स्ट्रीम सैंपल कलेक्शन मेथड। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिजर्वेटिव एजेंट अगर यूज करा है तो टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज क्या होगा, तो जो रूटीन पेशेंट का अगर सैंपल कलेक्शन किया है, रूटीन में अगर पूछा जाए, रूटीन सैंपल कलेक्शन है यूरिन को स्टोर करने के लिए, रूटीन सैंपल कलेक्शन है पेशेंट का, रूटीन रूटीन है, तो रूटीन को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, कितने पे, 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये मोर देन 6 आवर्स, 6 घंटे से ज़्यादा अगर पेशेंट के बेड साइड में रखना है या सैंपल कलेक्शन 6 घंटे बाद 6 घंटे के बाद भेजना है, तो उसके लिए अगर यूरिन पेशेंट से सैंपल कलेक्ट कर लिया है, किसी वजह से सैंपल जा नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको लिए रखेंगे उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कब तक के लिए, ये भी 12 से 24 घंटे के लिए। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिन सैंपल कलेक्शन के लिए कितना अमाउंट ऑफ यूरिन होना चाहिए, अमाउंट पूछा जाए, अमाउंट पूछा जाए यूरिन का, अमाउंट ऑफ सैंपल, ये कितना होगा, रूटीन में कितना होगा, रूटीन में क्या कितना होगा, 100 से 120 ml, और कल्चर में कितना होगा, 100 ml। डाटा ध्यान रखना। ठीक है। क्या हो गया इसमें, अमाउंट ऑफ सैंपल, रूटीन में अगर पूछा जा रहा है तो 100 से 120 ml, और कल्चर में अगर पूछा जा रहा है तो 100 ml। ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल फाइंडिंग, नॉर्मल फाइंडिंग, तो इसका जो पीएच होता है, किसका, यूरिन का पीएच, यूरिन का पीएच कितना होता है, 6 to 8। इसको क्या बोलते हैं, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है। ध्यान रखना, नॉर्मल पीएच कितना होता है, 6 to 8। अगर 8 से ज़्यादा है, अगर 8 से ज़्यादा हुआ है तो क्या होगा, एल्कलाइन होगा, और 6 से कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। नॉर्मल फाइंडिंग क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखने के लिए थी, डाटा को नोट कर लेना, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर देना दोस्तों को जिनको डाटा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, डाटा करेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन करेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं, आप 200 करके आ जाओ, करेक्ट उसमें 50 भी नहीं है, कोई मतलब की नहीं है। लेकिन अगर आप 200 में से 135 करके आ रहे हैं, 135 में से आपके 130 सही हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सिलेक्शन के लिए एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय ज़्यादा क्वांटिटी करने के। ठीक है। तो अगर आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर से।